साथियों नमस्कार, मैं राघवेंद्र त्रिपाठी आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटी सक्सेस बायोलॉजी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों उम्मीद करता हूं आप जाओगे सुरक्षित होंगे, लॉकडाउन का पालन भी कर रहे होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो साथियों आज इस टॉपिक को लेकर के आया हूँ क्लास 12th के जेनेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक है क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। आपको पता होगा गुणसूत्री जो वंशागति है या गुणसूत्री क्रोमोसोमवाद कह सकते हैं आप, यानी कि वंशागति का क्रोमोसोमवाद। तो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जिसको जानते हैं। पिछले वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट फैक्टर बताया था जो रिलेटेड है किससे, आपके क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस से। जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है वो जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बाकी अगर आप हमारी वीडियो पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। चलिए साथियों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वंशागति का क्रोमोसोमवाद या गुणसूत्री सिद्धांत। तो आपको पता है 1902 में इसको सटन, वाल्टर सटन और थियोडोर बावेरी ने किया था। कब किया था? 1902 में। पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो ये दोनों मुख्य, इनको सटन और बावेरी के नाम से भी जाना जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो इसमें क्या इन्होंने किया पहले देख लेते हैं। तो जो पहले क्रोमोसोम, जैसे जब माइक्रोस्कोप का स्टडी हुआ बताया था पिछले वीडियो में, तो कोशिका के अंतर्गत क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में केंद्रक होता है। केंद्रक में आप देखेंगे गुणसूत्र होते हैं। तो गुणसूत्र के प्रचलन की बात पता चली, तो उसी से सटन और बावेरी ने देखा कि जो गुणसूत्र होते हैं उनका व्यवहार जो है जीन के जैसा होता है। कैसा होता है? जीन के जैसा होता है। तो किसने देखा इसको? सटन और बावेरी ने, कि जो क्रोमोसोम का व्यवहार है या गुणसूत्र का व्यवहार है किसके जैसा है? जीन के जैसा होता है। और फिर सटन और बावेरी ने मेंडल के नियमों को क्रोमोसोम की गतिविधि द्वारा समझाया। मेंडल के नियमों को किसके द्वारा समझाया? क्रोमोसोम की गुणसूत्र की गतिविधि द्वारा। जैसे आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो पहले बताया गया है सेल जितने भी फेज होते हैं सेल साइकिल की। जैसे आपको पता है G0 से अगर स्टार्ट करें G1, S, G2 और एम फेज आपका होता है माइटोसिस फेज, जिसके अंतर्गत प्रोफेज, फर्स्ट मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज सब आ जाते हैं। तो इसमें कुछ होता नहीं, बस इसमें पहले क्या होता है, कोशिका विभाजन के दौरान प्रावस्था होती है। फिर इसी को क्या बताया गया, माइटोसिस और मियोसिस के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। जैसे आपको पता होगा कि जो मियोसिस होती है अर्धसूत्री विभाजन के नाम से इसको आप जानते हैं, उसमें यही प्रोसेस दो बार हो जाता है। जैसे प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड, तो वहाँ पर दो बार ये डिवीज़न हो जाता है। तो इस बात को एनसीईआरटी में बाकायदे फिगर के सहित बताया गया, लेकिन हमने फिगर को ऐड नहीं किया। ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता, आपको समझने में भी थोड़ा सा परेशानी होती। कुछ उसमें है नहीं, बस सेम जैसा है, बस जीन को शो किया गया है। बस एक को आप देखेंगे मियोसिस में दो बार डिवाइड किया गया है, बाकी सेल डिवीज़न को शो किया गया है। वहाँ पर लिखा भी गया है कि जैसे आप देखेंगे आपका फेज है तो G0, G1, GS, G2 एम फेज, तो इसके बारे में बताया गया। तो देखेंगे तो इसी की गतिविधि को सटन और बावेरी ने गुणसूत्र का जो गतिविधि है उसी को मेंडल के नियम के आधार से समझाया। तो गुणसूत्र की गतिविधि के आधार पर इन्होंने समझाया कि कोशिका में समसूत्री एवं अर्धसूत्री विधियों में गुणसूत्र के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए समझाया। इसको ध्यान में रखते हुए जो मैंने अभी बताया, समसूत्री और अर्धसूत्री। समसूत्री मतलब माइटोसिस और अर्धसूत्री मतलब मियोसिस, दोनों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने गुणसूत्र के व्यवहार को समझाया। बाकी जीन के समान ही गुणसूत्र युग्म के रूप में पाए जाते हैं। इन्होंने बताया कि जो जीन के समान होते हैं वो क्या है? गुणसूत्र युग्म। तो गुणसूत्र का जो युग्म है वो जोड़े में पाया जाता है। युग्म मतलब जोड़ा। तो गुणसूत्र का व्यवहार किससे संबंधित है? जीन से। तो जीन जैसा गुणसूत्र होता है, इसका जो युग्म होता है वो क्या करता है? इसका जो गुणसूत्र युग्म है इसमें पाया जाता है, मतलब जोड़े में ही गुणसूत्र पाया जाता है। जैसे जीन जोड़े में पाया जाता है वैसे गुणसूत्र भी पाया जाता है। तथा एक एलील के दोनों जीन समजात गुणसूत्रों के समजात स्थान पर विद्यमान रहते हैं। जैसे बताया गया था, आपको बताया था जीन लौकी,
जीन लोकस में बताया था, जैसे जीन बिंदु आप जिसको बोल सकते हैं, वहाँ पर बताया गया था गुणसूत्र में उपस्थित जीनों का जो वास्तविक स्थान होता है उसी को जीन लोकी बोला जाता है। आपको इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड डिफिनीशन जेनेटिक्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक 3 वीडियो में आपको बताया गया है तो उसमें बताएगा। तो इसमें है क्या बताया गया, जो गुणसूत्र के युग्म के रूप में पाए जाते, कहने का मतलब गुणसूत्र जोड़े में ही पाया जाता है, और उनका जो एक एलील होता, एलील के दोनों जीन होते हैं, एक एलील के दोनों जीन, एलील मतलब क्या, एक पेयर जोड़ा, जैसे कैपिटल टी, ये क्या है, एलील है। तो इनके दोनों जीन समजात गुणसूत्रों के समजात स्थान, समजात मतलब एक ही समान जाति वाले स्थान पर रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। बाकी आगे देखेंगे, सटन और बावेरी ने तर्क प्रस्तुत किया इसके आधार पर कि गुणसूत्र युग्म का जोड़ा बन जाना, यानी गुणसूत्र का युग्म बन जाना या उसका जोड़ा बन जाना या अलग होना अपने में ले जाए जा रहे कारकों के विसंयोजन का कारण बनेगा, का क्या बनेगा, कारण बनेगा। यानी जो यही गुणसूत्र के जोड़े हैं ये क्या बनेंगे, इसके कारण बन जाएंगे। ये अलग हो जाएं या चाहे जोड़े बन जाएं, ये क्या करेंगे, ले जाए जा रहे जो कारक हैं यानी जीन हैं उनका विसंयोजन के कारण होते हैं। और इसी को इन्होंने मेंडल के नियमों से जोड़ करके, सटन और बावेरी ने इसी को क्या बोल दिया कि ये क्रोमोसोमवाद है, यानी वंशागत का क्रोमोसोमवाद, यानी कि क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये लिखा गया कि जैसे इसी को क्या किया, सटन ने मेंडल के सिद्धांत को गुणसूत्रों के विसंयोजन के साथ जोड़कर वंशागति का क्रोमोसोमवाद या गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया। किसने, सटन ने। यानी कि जो गुणसूत्रीय विचलन है यानी विसंयोजन है, इसी को इन्होंने मेंडल के सिद्धांत के साथ जोड़ दिया और फिर अपना क्या प्रस्तुत किया, क्रोमोसोमवाद या गुणसूत्रीय सिद्धांत। समझ बात आ रही हो, आगे देखेंगे। इसका विश्लेषण करते हुए आगे टी.एच. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन के नाम से जाना जाता है इनको। तो इसी का विश्लेषण करते हुए टी.एच. मॉर्गन ने प्रयोग किया, और किस पर प्रयोग किया, फ्रूट फ्लाई पर, फल मक्खी जिसको आप बोलते हैं। और इसका जो जूलॉजिकल नेम होता है यानी वैज्ञानिक नाम भी आप बोल सकते हैं, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर कई बार एक्सपेरिमेंट, एक क्वेश्चन कंपटीशन में कई बार आया हुआ है, इसलिए इसको अंडरलाइन कर दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी नीट वगैरह में कई बार पूछा हुआ ये, कि टी.एच. मॉर्गन ने जिस जीव पर प्रयोग किया था उस जीव का साइंटिफिक नेम क्या है, या जिस पर किया था। तो फ्रूट फ्लाई के नाम से कभी आ जाता है, तो कभी ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर के नाम से आ जाता है। तो इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लेना कि इन्होंने इस पर जो प्रयोग किया वो क्यों किया, इनके अंतर्गत क्या लक्षण पाया गया, जिसके आधार पर इन्होंने इसी को क्या बोल दिया, वंशागति का क्रोमोसोमवाद बोला। तो देखा कि इनमें कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं। विशेष लक्षण क्या होते हैं ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर के, जैसे ये प्रयोगशाला में सरल कृत्रिम माध्यमों में रखा जा सकता है, इनको सरल कृत्रिम माध्यम में रखा जा सकता है। बाकी ये अपना जीवन चक्र 2 सप्ताह में यानी 14 दिन में पूरा कर लेती है। बाकी इनमें एकल मैथुन यानी कि सिंगल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं, या एक अकेले ही से विशाल संख्या में संतत मक्खियों का उत्पादन संभव था, अकेले ही संख्या विशाल में उत्पादन का संभव था। और साथ ही लिंगों का विभेदन स्पष्ट था, सिंगल सेक्स था, बाकी संख्या भी अधिक थी। तो बाकी आगे देखेंगे, चौथा जो फैक्ट निकल के आया, नर और मादा को आसानी से पहचाना जा सकता था, यानी जो नर और मादा उनकी पहचान आसानी से की जा सकती थी। बाकी साथ ही इनमें आनुवंशिक विविधताओं के अनेक प्रकार थे जो कम क्षमता वाले माइक्रोस्कोप में भी आसानी से देखे जा सकते थे। तो बहुत सारी इनके अंतर्गत क्या थी, आनुवंशिक विविधताएं थी, जिसके कारण इनको सरल सूक्ष्मदर्शी से भी देखा जा सकता था। तो इसी तथ्यों के आधार पर 1902 में सटन और बावेरी ने विचार रखा कि मेंडल के कारकों के वाहक हैं, यानी मेंडल के कारकों के वाहक कौन है, गुणसूत्र। तो मेंडल के कारकों के वाहक हैं, इनके द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत गुणसूत्र द्वारा आनुवंशिकता का सिद्धांत कहलाता है, आनुवंशिकता का सिद्धांत कहलाता है। बाकी देखेंगे मेंडल के कारकों का प्रत्येक जोड़ा, इसके अंतर्गत 2 मेन फैक्टर निकल के आए क्रोमोसोमवाद के, जो ये नीचे इंपॉर्टेंट फैक्टर लिखा है कि मेंडल के कारकों का प्रत्येक जोड़ा समजात गुणसूत्रों के जोड़े पर स्थित होता है, जो जोड़ा है समजात गुणसूत्रों पर स्थित होता है,
और समजात जोड़े का प्रत्येक गुणसूत्र। पहली बात तो बताया जो इनके कारक है वो कहाँ पर स्थित होते हैं, गुणसूत्रों के जोड़े पर। और ये जो समजात जोड़े का प्रत्येक गुणसूत्र, जैसे गुणसूत्र है समजात होगा और ये कहाँ स्थित होगा बताया गया। समजात जोड़े का प्रत्येक जो गुणसूत्र है वो एक कारक होता है। इन समजात जोड़े का जो गुणसूत्र क्या होता है, कारक होता है। बाकी देखेंगे दूसरा पॉइंट, वास्तव में गुणसूत्र का ही पृथक्करण, वास्तव में गुणसूत्र का ही पृथक्करण यानी सेग्रीगेशन और स्वतंत्र व्यूहन, जैसा कि मेंडल ने नियम में बताया था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ। अगर आपने इस वीडियो को इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, सारी वीडियो आपको प्रोवाइड की गई है। होता है जो कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होता है। कहने का मतलब पृथक्करण हो, चाहे सेग्रीगेशन हो और चाहे स्वतंत्र व्यूहन हो, इनके अंतर्गत अर्धसूत्री विभाजन होता है और इन्हीं के अंतर्गत गुणसूत्रों का पृथक्करण भी होता है और इन्हीं के अंतर्गत क्या होता है, इनका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी होता है यानी स्वतंत्र व्यूहन भी होता है। बाकी साथियों थोड़ी देर के लिए हटता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। आपसे मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।